Today we are going to discuss a new topic, a new type, and this is circumstantial evidence। और ये बहुत ही important जो है क्वेश्चन बनता है circumstantial evidence से। Even yesterday I told you कि जो circumstantial evidence है ये बड़ा अजीब सा evidence होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ संदेह एक तरीके से हो सकता है, शक हो सकता है, और परिस्थितियों को देख करके दो ही चीजें होती हैं। एक तो होता है पहला शक और दूसरा होता है परिस्थितियां। दो चीजें होती हैं इसके साथ। तो परिस्थितियों को ध्यान में रख के, सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के एक पर्सन को हम यहाँ पर कन्विक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज बेसिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपके लिए शेयर करता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक बंदा है, कोई पर्सन है, और उस पर्सन के ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने किसी महिला के साथ गलत किया है, 376 का ऑफेंस किया, और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया 302। सो 376 रीड विथ 302 आईपीसी। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको मैंने पहले भी बोला था कि ऐसे एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि जो ऑफेंस होते हैं वो कहीं शांत या एकांत जगह पर होते हैं, शांत और एकांत जगह पर होते हैं। ओपन प्लेस पे ऐसे ऑफेंसेस कमिट नहीं किए जाते। So now in this case there is a situation that there was no evidence, and there was no evidence कि भाई किसी पर्टिकुलर आदमी ने ऑफेंस किया, किस पर्टिकुलर आदमी ने ऑफेंस किया है। अब जैसे आपको बहुत सारे सिचुएशंस मिल सकते हैं ये सोचने के लिए कि अक्यूज्ड कौन होगा, अक्यूज ने क्या किया होगा, कैसे किया होगा, वो सारी चीजें दिमाग में चलती हैं कि अक्यूज्ड ने किस तरीके से मर्डर किया होगा ऑफेंस कमिट करने के बाद। बस एक ही क्लू मिलता है कि अक्यूज्ड के साथ लास्ट टाइम देखा गया था विक्टिम को, और विक्टिम उसके साथ थे। बस इतनी सी बात सामने से आती है। अब किसी के साथ लास्ट टाइम देखने का मतलब ये तो नहीं होता है कि उसी ने ऑफेंस कमिट किया होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी। सो नाउ अब इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कि अगर लास्ट टाइम देखा गया तो हम उसको दोषी मान ले कि हाँ उसने ऑफेंस किया है। लेकिन इसके लिए बहुत एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंडा है, फैक्ट है। और फैक्ट ये है कि इंसान झूठ बोल सकता है, आदमी गलत बोल सकता है, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं, जो सरकमस्टांसेज होते हैं, वो कभी भी गलत या झूठ नहीं बोल सकते। सो नाउ अब परिस्थितियों के हिसाब से, सरकमस्टांसेस के हिसाब से पर्सन को यानी महिला को, उस लड़की को लास्ट बार उसी आदमी के साथ देखा गया था, और जिस किसी ने भी देखा था उस समय वो महिला उसके साथ थी। उसके बाद जब वो लौटा तो वो अकेले लौटा था। उसके चेहरे का जो डेमोनर था, एक तरीके का जो भाव था, जो कंडक्ट था, वो बड़ा अटपटा सा था। उसके जो फिजिकल कंडीशन थी उस तरह की नहीं थी। आने के बाद उसने कुछ देर रहा और उसके बाद तुरंत घर में लॉक लगा के निकल गया, भाग गया, वो घर छोड़ के चला गया। उसके बाद जब उस महिला की डेड बॉडी मिली तब ये बात हल्ला में आई, यानी कि ये बात नॉलेज में आई कि हाँ ये पर्सन था, और उस दिन घटना के दिन ही उसने शाम के टाइम घर छोड़ दिया और भाग गया, वो घर छोड़ करके अपना घर छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें कि घटना के दिन वो था, घटना के दिन महिला उसके साथ थी, उसके बाद शाम को वो घर आता है, और शाम को घर आने के बाद कुछ देर रहता है, कुछ तैयारी करता है, कुछ पैकिंग करता है, और उसके बाद चला जाता है, और उसके ही अगले सुबह उस महिला की डेड बॉडी बरामद होती है। तो ये क्या है, ये परिस्थितियां हैं जो कि किसी न किसी तरीके से इस तरफ इशारा करती हैं कि उसी बंदे ने कहीं ना कहीं अपराध किया है, उसी बंदे ने कुछ ना कुछ गलत किया है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं
कि आपको मैंने केस बताया था बिल्कुल शुरू शुरू में, आर वर्सेस रिचर्डसन का। उस आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में भी यही केस मैटर था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर। उसमें मैंने आपसे कहा था कि एक लड़की की गला रेत करके मार देता है एक पर्सन, रिचर्डसन। और जब वो मारने के लिए जाता है, जब वो मारता है, उस समय उसके घर में कोई नहीं होता, और वो लड़की मेंटली थोड़ी वीक होती है, वो मंद बुद्धि की होती है दिमाग से थोड़ी। और जिस समय उसका मर्डर होता है, जिस समय उसका गला काट दिया जाता है, उस समय उसके घर पे कोई नहीं होता, उसके माता पिता खेत में काम करने के लिए गए होते हैं, अगर आपको याद हो तो। आर वर्सेस रिचर्डसन का केस, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में आपसे ये केस डिस्कस किया था कि वहां पर सिर्फ जूतों के निशान से, सिर्फ जूतों के निशान से वहां पर केस को सॉल्व किया गया था, और लास्ट में उस पर्सन को कन्विक्ट करके फांसी की सजा दी गई थी। तो अगर आर वर्सेस रिचर्डसन का केस अगर आपको अभी ध्यान में है, तो आप ये जान लीजिए कि आपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अच्छे से समझ लिया है। यानी सर्कमस्टांसेज सिर्फ परिस्थितियां, जूतों के निशान का मिलना ये परिस्थिति है, उसका अपने ऑफिस से 2 घंटे 1 घंटे के लिए गायब हो जाना ये परिस्थिति है, उसका दुकान के, जब वो उस रास्ते में जा रहा था तब किसी दुकान वाली लड़की ने उसको देखकर टोका था, हाय हेलो किया था, वो परिस्थितियां हैं। तो वो सारी घटनाएं एक बिल्कुल चेन है, चेन बिल्कुल वो चेन में मिलते जाती है, चेन की तरह बनी हुई है। तो वो सारी चीजें क्या कराती हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरफ इशारा करती है। और ये पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल निकलेगा वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको सिंपल एक लाइन में कहते हैं कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती हैं वो सारे फैक्ट के सीरीज को, सारे फैक्ट को एक सीरीज में रखने के बाद, सारे फैक्ट्स को एक सीरीज में रखने के बाद जो अल्टीमेट निकलता है वही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। यानी जूतों के निशान का मिलना एक फैक्ट हो, अब जूतों के निशान का मिलना एक फैक्ट हो गया, उसका उस समय पे घर पे नहीं, मतलब उसके माता पिता का घर पे नहीं रहना दूसरी बात आ गई, उसका ऑफिस में, अक्यूज्ड का ऑफिस में नहीं होना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, उसके बाद वो जो जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में वो डिसीज लड़की रहती थी, उसी एरिया के किसी दुकान वाली लड़की का उससे बात करना, उसको पहचान लेना, ये क्या है, सारे सीक्वेंस को मिला रहा है। उसके सॉक्स के ऊपर खून के निशान मिलना, उसके जूतों के निशान मिलना, ये सारी चीजें जो एक तरीके से मिल रही हैं, उसका झूठ बोलना, ये सब जो एक सीक्वेंस बनता जाता है, एक कड़ी बनती जाती है, एक चेन बनता जाता है। तो यानी ये परिस्थितियां इस तरह इशारा करती हैं कि आदमी ने ऑफेंस किया है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हम किस तरीके से समझेंगे? तो सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अपने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर या एविडेंस लॉ के हिसाब से एक फॉर्मूला है बहुत बढ़िया, और वो फॉर्मूला कहता है कि विटनेस मे लाई बट नॉट दी सर्कमस्टांसेस। यानी अगर हम यहां पर समझें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को, तो सबसे बेसिक जरूरी चीज समझने के लिए इट इज द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं फिर आगे बात करते हैं। इट इज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल that a witness may lie but not the circumstances. सर्कमस्टांशियल एविडेंस को समझने के लिए एक और मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल देता हूं। दो बहनें होती हैं, उनकी उम्र 35 प्लस होती है, 35 के आसपास, 35। दोनों की शादी हो चुकी है, बोथ आर मैरिड। लेकिन दोनों बहनों में से
दोनों का थोड़ा जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, वो खराब है एक एक तरीके से। बड़ी वाली जो बहन है ये सोच के दुखी है कि मेरी छोटी बहन के पास कोई संतान नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई उसको कोई बच्चा नहीं हो सकता, संतान नहीं हो सकती। और छोटी वाली इसलिए दुखी है कि भाई मुझे हो ही नहीं सकता, बड़ी बड़ी बहन के पास है, उसको एक जो जिलस है उसकी वजह से वो दुखी है कि मेरी बड़ी बहन के पास है। होता क्या है कि बड़ी बहन जो है अपनी छोटी सी लड़की, 10-12 साल की लड़की होती है, 10 साल की, उसको ये बोल करके उसके पास भेजती है अपनी छोटी बहन के पास कि जाओ मासी के पास रहना। और वो मासी के पास छोटी सी लड़की आ जाती है रहने के लिए। कुछ दिनों तक बढ़िया से रहती है, अच्छा खाना पीना सब कुछ, प्यार मोहब्बत सब कुछ अच्छे से चलता है। एक दिन क्या होता है, इसे गर्मी का मौसम होता है और वो सुबह सुबह जो सो कॉल्ड यहाँ पर अक्यूज्ड कही जा रही थी छोटी वाली बहन, वो बड़ी वाली बहन की लड़की यानी अपनी जो भी लगती है रिश्ते में, बेटी भतीजी जो भी लगती है, उसको लेकर के कहीं गांव पर घूमने के लिए निकलती है उसके साथ। शाम होते होते जब 4-5 बजे जब रिटर्न होती है तो वो अकेली रिटर्न होती है। उसके कपड़ों पर खून के थोड़े बहुत धब्बे लगे होते हैं, रेड स्पॉट पाया जाता है। और उसके हाथ में भी कुछ कुछ निशान होते हैं इस तरीके के, और थोड़ा परेशान सी रहती है, बहुत पसीना आ रहा होता है, और एक चेहरे पे उसका पूरा साइकोलॉजिकल एक डर दिख रहा होता है। उसके घर में एक हंसिया मिलता है जिससे वो फसल वगैरह काटते हैं, उसके ऊपर खून के कुछ निशान मिलते हैं जो जम जम जाते हैं ना। खून जो बहुत दिनों तक लगा रहता है तो खून जम जाता है, कुछ घंटों तक भी रहता है तो खून का थक्का टाइप जम जाता है, वो निशान मिलते हैं। तो एक्चुअली सीन क्या होता है कि शाम तक जब लौटती है तो वो ऑब्वियस है, रोज का रोज वही होता है कि भाई हाँ भाई लड़की आई कि नहीं आई। तो शाम को जब वो अकेली आई तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। बाद में ये खबर उस तक पहुंच गई, बड़ी बहन तक, कि भाई बेटी कहाँ गई मेरी। पहले तो उसने खूब टाल मटोल किया कि भाई मुझे नहीं मालूम कहाँ चली गई, मैं भी खोज रही हूँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ। बाद में जब लोगों को शक हुआ तब ये सारे सर्कमस्टांसेस को देखा गया कि आखिरी बार लड़की को उसकी मासी के साथ ही देखा गया था। मासी की हालत रिटर्न होते समय बहुत खराब थी। उसके बाद जब उसके घर पे पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आना शुरू किया, और तो उसके घर में जब छानबीन की गई, तलाशी ली गई, तो उसके पास से वो हंसिया मिला जिसमें खून के छींटे पड़े थे, दाग धब्बे थे। उसके कपड़े जब चेक किए गए तो उसमें भी ब्लड स्टेन था कहीं ना कहीं। तो बाद में क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें आता है कि पुलिस ने जब उसके साथ थोड़ा सख्ती से पूछताछ करी, तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने ये बता दिया कि मुझे किसी सो कॉल्ड तांत्रिक ने ये कहा था कि भाई तुम अगर अपनी बड़ी बहन के बच्चे की बलि दे दोगी तो तुम्हें संतान हो जाएगा, तुम्हें बच्चा आएगा। और यही सोच करके उसने 12 साल की उस लड़की का गर्दन काट करके और कुएं में सब डाल दिया है। सो जगह पर कुआं है और उसी कुएं में उसका बॉडी है। उसके निशानदेह के अनुसार वो पुलिस वहां जाती है और वहां से डेड बॉडी उसकी बरामद होती है, सरकटी लाश निकलती है उसकी। तो ये सब जो सीन होता है ये भी क्या है, अगेन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। कैसे है? क्योंकि सब में सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बातों को एक चेन में रखा गया है, एक चेन में रखा गया। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस को हियरसे एविडेंस के साथ कंफ्यूज करते हैं। हियरसे एविडेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ नॉलेज के लिए बता दूं कि हियरसे के साथ हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। तो जो मैं चेन की बात कर रहा हूं, उस चेन में एक बात जरा समझ लेते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में अगर आपसे लिखने के लिए आता है या आपसे पूछा जाता है तो व्हाट इज बेसिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो ये सब तो हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये होता है।
जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर सर्कमस्टांसेज होता है, जब वहां कुछ नहीं मिलेगा तो परिस्थितियों के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन व्हाट बेसिकली सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज, so circumstantial evidence is nothing but it is the evidence which relates to a series of other facts, which relates to the series of other facts, which relates to the series of other facts than the fact in issue. Now, तो अगर हम लोग इस बात को अगर लिखने पे आ जाए तो आप ऐसे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, circumstantial evidence is that which relates to a series of other facts than the fact in issue. Then the fact in issue. Now, coming to the point. अब इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग बातें निकलती हैं, कुछ मैं आपको केसेस पहले शेयर करता हूं, कुछ और पॉइंट्स हैं। एक केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और केस का जो साइटेशन है वो 2002 का है। केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भारत फकीरा दिवा। भारत फकीरा दिवा, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, लिख लीजिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भारत फकीरा धेवर, DHIWAR, AIR 2002, सुप्रीम कोर्ट 16। ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सामने रखी और ये हेल्ड किया कि जहां पर सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्लियर हों, जहां पर सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्लियर हों और अक्यूज्ड के गिल्ट को डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हों और वो इतने स्ट्रांग हो कि इवन चाइल्ड विटनेस भी उस चीज को सपोर्ट करता हो, उस फैक्ट को सपोर्ट करता हो, तो हम उस बेस पर कन्विक्शन कर सकते। हालांकि इस केस में हाई कोर्ट ने क्या किया था, अक्विटल कर दिया था। सो नाउ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो जरूरी चीज समझने के लिए है कि इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है, इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि हम यहां पर सब कुछ परिस्थितियों के ऊपर रिलाई करते हैं। याद कीजिए हम लोगों ने जो डायरेक्ट एविडेंस डिस्कस किया था, एज एविडेंस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर ध्यान से सोचें तो, हालांकि ऐसे आपको सामने से फर्क नहीं लगेगा कि डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कोई फर्क है, बट द ओनली डिफरेंस इज इन दैट प्रूफ, PROOF, प्रूफ। यानी जब डायरेक्ट एविडेंस की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट एविडेंस में क्या होता है कि आंखों के सामने कोई घटना घटती है और हमने आंखों के सामने देख लिया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में घटना अपनी आंखों के सामने नहीं होती, हम बस परिस्थितियों को जोड़ना शुरू करते हैं। जिन परिस्थितियों को हमारी आंखों ने, हमारे सेंसेज ऑर्गन ने परसीव किया है,
उसको जोड़ करके हम एक चेन बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ ये घटना ऐसे ऐसे, ये चेन बनी है, इसका मतलब घटना ऐसे हुई होगी। तो वो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यानी हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, जो कुछ भी हमारे सेंसेज ऑर्गन परसीव करते हैं, जो भी हमारे सेंसेज ऑर्गन परसीव करते हैं, उनके बेस पर हर एक फैक्ट को जोड़ करके हम एक चेन ऑफ फैक्ट बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन, वी कंक्लूड कि हाँ घटना ऐसे घटी थी और इस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया था। डायरेक्ट एविडेंस में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट एविडेंस में तो सब कुछ सामने से ही होता है। सो नाउ इन दिस केस आप लिख सकते हैं क्लाइंट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट where all the circumstantial evidence all the circumstantial evidence clearly and unerringly pointed to the guilt of the accused and the circumstances यहां से strongly lent the support to the evidence, the support to the evidence of child witness the accused can be convict properly। एकदम सिंपल, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और यह बिल्कुल साफ साफ कहा इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के केस में, where all the circumstantial evidence clearly and unerringly pointed to the guilt, जहां पर सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बिल्कुल साफ साफ क्लियरली एंड अनएरिंगली गिल्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, क्लियरली अनएरिंगली पॉइंटेड टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। और जो सर्कमस्टांसेज हैं स्ट्रांगली, जो सर्कमस्टांसेज हैं स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं चाइल्ड के एविडेंस को, चाइल्ड जो विटनेस है उसके एविडेंस को सपोर्ट करते हैं, तो उस बेस पर कन्विक्ट किया जा सकता है अक्यूज को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है साथ के साथ कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आपको दो केसेज याद रखने चाहिए, सबसे बड़े जो मेजर केसेज हैं वो दो। एक केस है जिसका नाम है शरद बिरदी चंद सारडा, बहुत फेमस केस है, लैंडमार्क केस है, और ये केस का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है इस मामले के लिए। शरद बिरदी चंद सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसका साइटेशन है AIR 1984 SC 1622। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इस केस को जरा समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में एक महिला है जो डिसीज्ड है जिसका नाम मंजू है। मंजू इज ए
पर्सन, मंजू इज लेडी जो कि डिसीज्ड है। नाउ इस मंजू की जो सो कॉल्ड शादी होती है, इसके सो कॉल्ड हस्बैंड का नाम है शरद, जो कि इस केस में अक्यूज्ड है। इन दोनों की शादी हुई थी 11 फरवरी 1982 को। इन दोनों की शादी हुई थी 11 फरवरी 1982 को। ऐसा ऑन रिकॉर्ड बात आती है सामने केस के रिकॉर्ड के हिसाब से कि शादी के बाद आफ्टर मैरिज जो एज यूजुअल जो कहानी निकल के आती है कि हस्बैंड और उसके जो पेरेंट्स हैं, सास ससुर जो भी थे, हस्बैंड प्लस उसके पेरेंट्स, वो बहुत ही क्रूअल बिहेवियर करते थे। और पहले था, ये बात है, पहले खूब होता था, तो बड़ा ही क्रूअल बिहेवियर करते थे, हर्ष बिहेवियर करते थे। और ये जो मंजू सोकॉल लड़की जो बताई जा रही है, इसके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था, बिल्कुल एक बोलते ना दास की तरह ट्रीटमेंट होता था, दासी की तरह। नाउ बहुत बार इसने कोशिश करी अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात करने के लिए, बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, हस्बैंड को और ना तो उसके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अंत में बहुत परेशान होने के बाद उसने एक लेटर, उस जमाने में लेटर चलता था, 82 की बात है, उस समय मेल और व्हाट्सएप तो नहीं हुआ करते थे, तो उसने एक चिट्ठी लिखी जो कि उसकी सिस्टर अंजू के नाम से थी। अंजू मंजू बहनें थी, तो मंजू ने अंजू के नाम से एक चिट्ठी लिखी। उसने पूरी कहानी अपनी बहन को डिटेल में बताया कि उसके सास ससुर, उसका हस्बैंड कैसे उसको ट्रीट करते हैं, उसके साथ क्या क्या बीतता है, क्या दुख है, पूरी कहानी एक डिटेल में उसने बताई। और उसमें एक चीज और रिक्वेस्ट करी साथ के साथ कि जो कुछ भी बात यहां पर बताई है या लिखी है जो लेटर में, ये बात जो है उसके पेरेंट्स को नहीं पता चलनी चाहिए कि उनकी लड़की इतनी दुखी है। पहले ऐसा होता था, पहले की लड़कियों में थोड़ा अलग टाइप का इंटेलिजेंस था या नॉलेज था या सेंस था, पहले नहीं बताते थे। नाउ चिट्ठी लिखने के बाद ऐसा बताया जाता है कि 4 मंथ्स के बाद, आफ्टर 12 जून की डेट बताई जाती है, 12th ऑफ जून, ये तो थी डेट ऑफ मैरिज, लेकिन 12th जून 1982 को कहा जाता है कि ये डेड पाई गई, ये जो मंजू थी मरी हुई पाई गई। अब एक और चीज समझिए, मंजू मरी हुई पाई गई, एलिगेशन आया शरद के ऊपर, उसके भाई के ऊपर। देखिए शरद, देखिए कौन कौन अक्यूज था, आराम से एक केस समझना बहुत जरूरी है, समझना सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर। 2 केसेज मैंने बता दिए, ध्यान से समझिएगा। इसके पहले अगर आपको मैं आर वर्सेस रिचर्डसन की बात करूं तो उस केस को भी आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिए एकदम गांठ बांध लीजिए। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस आता है तो ये 3 केसेस तो लिखिए ही लिखिए। सो अक्यूज्ड कौन कौन था? अक्यूज्ड शरद, जो कि उसका सो कॉल्ड हस्बैंड, शरद का भाई ब्रदर रामेश्वर, उसके बाद शरद के अंकल, ये 3, शरद हस्बैंड, उसका भाई रामेश्वर, ये शरद का ब्रदर है, शरद ब्रदर, और उसके अंकल। इन तीनों के ऊपर इस बात का आरोप लगा, चार्ज लगा कि इन तीनों ने मिलके शरद की बीबी को, मंजू को जहर देके मार दिया है, जहर देके मार दिया है। नाउ और भी कुछ अक्यूज्ड हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मारने के बाद डेड बॉडी को गायब करना, साक्ष्य मिटाना, एविडेंस मिटाने के लिए, यानी सेक्शन 201
201 में और भी कुछ इसके साथ जो अक्यूज्ड होते हैं वो नेम्ड होते हैं। अब यहां पर क्या कहानी होगी, अब आप समझिए कि 4 महीने पहले एक लड़की ने चिट्ठी लिखी अपनी बहन को और 4 महीने के बाद इसकी मौत हो जाती है। अब यहां पर बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अपना अपना एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाना शुरू करते हैं। अब यहां सीन क्या बना कि जो चिट्ठी भेजी गई थी उसी चिट्ठी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेटर और मेडिकल रिपोर्ट के बेस पर और बाकी चीजों के बेस पर, जो ट्रायल कोर्ट है आफ्टर ट्रायल उसने कन्विक्ट कर दिया हस्बैंड को, और बाकी जो रिलेटिव्स थे उनको भी कन्विक्ट कर दिया अंडर सेक्शन 302। और बाकियों के लिए कुछ, ये जो 201 वाले थे और जो बाकी लोग थे उनके लिए थोड़ी कम पनिशमेंट हुई, 2-2 साल के लिए पनिशमेंट हुआ। तो हस्बैंड को बेसिकली 302 और बाकी के जो अक्यूज्ड थे उन सबको 2 साल के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, 2000 रुपीज का फाइन अंडर सेक्शन 120 BIPC, ये सारी चीजें हुई। नाउ अब ये मैटर तो आपको पता ही चल गया कि ये जो मैटर है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, तो ऑफ कोर्स ये बॉम्बे हाई कोर्ट में लग रहा है। अब जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील के थ्रू पहुंचा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, बॉम्बे हाई कोर्ट अलाउड दी अपील और कुछ अक्यूज थे उसको कंप्लीटली अक्विटल दे दिया, कंप्लीट अक्विटल। अक्विटल का मतलब होता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने मर्डर वर्डर किया ही नहीं, तुमने लाश को इधर से उधर किया ही नहीं, तुमने एविडेंस मिटाया ही नहीं, कंप्लीट अक्विटल। अब ये जो कंप्लीट अक्विटल हो गया, और इसके अलावा उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सजा, यानी 2-2 साल की सजा हुई थी ना, तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन डाला हुआ था सजा इनहेंस करने के लिए, इनहेंसमेंट ऑफ पनिश सेंटेंस, उसके एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर दिया। ये जो हस्बैंड है अब इसी पर फोकस करना है कि क्योंकि सबको तो इसने बाइज्जत बरी कर दिया हाई कोर्ट ने, बच गया बेचारा एक हस्बैंड। हस्बैंड ने क्या किया, SLP डाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। ये बेनिफिट ऑफ डाउट से ना पहले के लोग बड़े तबाह होते थे, मैं फैक्ट बता रहा हूं, अगर आप पुराने थोड़े केसेस के बारे में कभी पढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन पहले खूब बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट होता था। तो उस समय के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अक्यूज्ड को भी छोड़ दिया। नाउ अब यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही स्ट्रांग रीजन होना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए। क्यों, कैसे, किस रीजन से? देखिए अपना रूट जो है उस रूट पे रहना है। हम लोगों का रूट क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। हमें समझना क्या है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, और ये केस बहुत ही फेमस है और लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं। शरद बिरदीचंद सारडा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपको पूरा नाम याद नहीं रहता है तो SB सारडा बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ इस केस में उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने ये मैटर डिसाइड किया उनका नाम था फैजल अली, मुर्तजा फैजल अली, MF अली, सैयद MF अली। नाउ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने निकाल के रखे और कहा कि भाई बेनिफिट ऑफ डाउट देने का रीजन क्या है वो जरा समझिए। कोर्ट ने बहुत ही केयरफुली एविडेंस को बारीकी से समझा, उसको स्कैन किया
और चार मोटी मोटी बातें बताई। चार मोटी मोटी बातें, चार मोटी बातें का मतलब क्या? 4 इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेज जो कि इशारा कर रहे थे कन्विक्शन होगा। नाउ अब यहां पर देखिए, जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, बेनिफिट ऑफ डाउट में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट में एक बात कही थी कि ये जो एलिगेशन इसके ऊपर लगा, जहर दे के मार देने का एलिगेशन था, जहर दे करके मार देने का एलिगेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सुसाइड भी तो हो सकता है, और ये सुसाइड बोलने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था। वही 4 पॉइंट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि अगर हम ये मान के चलें कि अक्यूज ने वास्तव में जहर देकर मर्डर किया है, मारा है, देयर इज ए क्लियर मोटिव फॉर एन अक्यूज्ड टू एडमिनिस्टर पॉइजन टू द डिसीज्ड। अक्यूज्ड के पास क्लियर कट मोटिव होना चाहिए जिससे यह साफ साफ पता चले कि किस पर्पस के लिए वो जहर देगा। ध्यान से देखिए, यहां पर जहर देने के पीछे कोई पर्पस नहीं, कोई इलिसिट रिलेशनशिप नहीं था किसी महिला के साथ, कोई और कोई बहुत बड़ी डिमांड थी नहीं, ऐसा कहीं नहीं आ रहा है, डॉरी वॉरी की बात नहीं आ रही है। बस जानवरों की तरह सलूक होता था, मतलब सुबह 6 बजे से उठिए और रात के 4 बजे तक काम कीजिए या 2 बजे तक काम कीजिए, फिर सुबह 6 बजे उठिए फिर काम कीजिए। दे आर ट्रीटिंग द मंजू डिसीज, दे आर ट्रीटिंग द डिसीज्ड जस्ट लाइक ए लेबरर। नंबर 1, मोटिव होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, इसी बात को सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे पकड़ना है। तो याद कीजिए, मैंने अभी जो बताया था अब कहानी, स्टोरी, फैक्ट, कि एक छोटी लड़की को उसकी मौसी ही गर्दन काट देते। उसके पास मोटिव था क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने बच्चे को बलि चढ़ा दिया। तो उसके पास मोटिव था, यहां मोटिव नहीं दिख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सो देयर इज ए क्लियर मोटिव फॉर एन अक्यूज्ड टू एडमिनिस्टर पॉइजन टू द डिसीज्ड। The second thing, that the deceased died of poison, ये बात फैक्ट है एंड एडमिटेड फैक्ट है कि उस जो महिला है मंजू, उसकी मौत जहर से ही हुई है। जी ठीक है। नाउ तीसरी बात कि अक्यूज्ड ने ही वो जहर दिया था क्योंकि वो जहर का जो पोजीशन है, जो पॉइजन का जो पोजीशन है, वो उसी के पास पाया गया था। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, लास्ट पॉइंट इज कि उसके पास जहर देने का, पॉइजन देने का पूरा अपॉर्चुनिटी भी था। तो इन 4 चीजों को कंसीडर किया, यानी दोनों पॉइंट से कंसीडर किया गया कि अगर हम उसको कन्विक्ट करते हैं तो कन्विक्ट करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, और अगर हम उसको छोड़ते हैं तो क्या कारण होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे तो क्या होगा। नॉर्मली जब कभी भी जहर वाला मैटर होता है, पॉइजन देके मारने वाला मैटर होता है, तो ये 4 चीजें हमेशा उसमें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहला तो जहर देने का कोई मोटिव होना चाहिए, पॉइजन देने का कोई क्लियर मोटिव होना चाहिए अक्यूज्ड के पास। दूसरा कि जिस बंदे की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु उसी जहर से होनी चाहिए। जो जहर, थर्ड पॉइंट में है कि जो जहर, जो पॉइजन अक्यूज के पोजीशन से मिलता है, यानी अक्यूज के पोजीशन से होना चाहिए जहर की रिकवरी, पॉइजन की रिकवरी। अब यहां पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट इस केस में ये कहा कि ना तो ये सारी जो 4 पॉइंट्स थे, ये चारों के चारों पॉइंट यहां पर मिसिंग थे, इसीलिए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। इस केस में एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मामले में इट इज ए वेल सेटल्ड प्रिंसिपल
that the prosecution must prove his case beyond reasonable doubt. अगर आप कह रहे हो कि है इसने पॉइजन देख करके मर्डर किया, तो आप अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको बिल्कुल क्लियरली क्या करना चाहिए, साबित कर देना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा इसके पीछे क्या कहानी है। अब ये और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, थोड़ा बैक में चलते हैं।